क्या कर दिखाया आपके लिए। तो बहुत लाजवाब इंसान। अब मैं उनके फ़न के बारे में बात करूं तो मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं समझता हूं कि संतूर से शिव जी का वही वास्ता है जो एडिसन का ग्रामोफोन से था। उन्होंने ईजाद ही किया है, ये संतूर उनकी ईजाद है। उससे पहले कहाँ था संतूर? कोई क्लासिकल वर्ल्ड में उसकी कोई पहचान थी? उन्होंने तो साज को बदल दिया। बहुत अच्छे बजाने वाले आएंगे। बल्कि मुझे तो ये बड़े फख्र से मैं बात कह सकता हूँ कि चाहे पंडित जी हों, चाहे शिव जी हों, ये वो बरगद हैं जिनके नीचे भी बरगद उग रहे हैं, वरना बरगद के नीचे पेड़ नहीं उगता। तो ये ट्रेडिशन तो चलती रहेगी, इनकी भी और शिव जी की भी। लेकिन ये कि वो मुकाम कि जो इन्होंने अपने सास को दिला दिया, वो मुकाम जो उन्होंने अपने सास को दिला दिया, वो तो अब तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के दूसरे बजाएंगे जो प्लेटफॉर्म बनाया है शिव जी ने। वरना संतूर तो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं माना जाता था। तो इतने लाजवाब फनकार, इतने लाजवाब इंसान। हमने तो एक एल्बम भी साथ में बनाया था साथ, और अब वो नहीं है, थोड़े जल्दी गए। भाई जाना तो सभी को है, लेकिन थोड़े से जल्दी चले गए, वो मुझे ऐसा लगता है, और शायद औरों को भी ऐसा ही लगता होगा। अभी वक्त था, 10-15 बरस तो और रहते कम से कम। चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग उनको अपने दिल में ज़िंदा रखें। हमारे जैसे इतने ये जो टैलेंटेड सामने फ़नकार बैठे हैं, ये उनकी म्यूज़िक को हमेशा ज़िंदा रखें। और उनको कोई भी आदमी जो म्यूज़िक लवर है वो भूल तो नहीं सकता, वो तो मुमकिन नहीं है। शुक्रिया। नमस्कार। थोड़ी सी हम लोग हंसी मजाक कर लेते हैं, ये लोग बहुत सीरियस होकर बैठे हुए। आज यहाँ पर शिव जी हैं बैठे हुए, सुन रहे हैं कि हम लोग जैसे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं बच्चों को लेके, ऐसे मैं तो एस जी के पास गया तो जैसे लगा था एडमिशन लेने आया हूँ। कभी भी कह देंगे चले जाओ, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, संगीत के बारे में बोलते थे, कोई क्लासिकल नहीं चाहिए। आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, आप कोई बोल रहे थे नहीं अच्छा नहीं, हम तारीफ कर, तुम क्यों तारीफ कर रहा है, हमारा फिल्म है। अरे मैं अच्छा लिखे भाई तो तारीफ कर रहे। तो इतनी सुंदर लाइन की आज तक उसके बारे में हम सोचते कि इसका मतलब क्या हुआ। नीला आसमान सो गया, ये तो बड़ी ऐसी बात है कि हम भी सोचते रहते हैं। अब मैं तारीफ करूँ, वाह वाह जावेद साहब क्या बात है, क्या आपने सोच है, क्या फिलोसफिकल थॉट है। वो बोले पैसे ज़्यादा मांग लेगा। इसीलिए इसीलिए तो ये मजा जो हम लोगों ने लिया है शायद किसी को मिला हुई, और खूब जोर से चिल्ला कर फिर उठ के चले जाए, बिजनेस करके फिर आ जाए। और क्योंकि मैं भी पहली बार कर रहा था और शिव जी भी पहली बार कर रहे थे और जावेद साहब भी, अब हम लोग बना रहे कि इससे अच्छा और क्या होगा। अच्छा तो ऊपर से आए तो 2-4 शिव जी सुना दिए, 2-4 मैंने सुना दिया। जावेद साहब ने कहा लो अलग अलग लाइन लो, लाइन लगा दिया। तब जो ऐसे बोले माफ़ करना भैया, जो पहले वाला है वही अच्छा है, ट्राई करते रहे, लेकिन कुएं से पानी निकाल रहे। अरे भाई एक बार अच्छा लिख गया, नीला आसमान सो गया, इसका मतलब क्या है, उनके समझ में नहीं है। वो तो फिल्मी कितने सालों से फिल्म का काम कर रहे थे, उनके भाई ने उनको बहुत कुछ सिखाया, बी आर चोपड़ा जी ने। हम लोग जरा लिखने में या संगीत कंपोजर हम नहीं थे, हमको बनाया उन्होंने, लेकिन यही कि चीज़ पसंद नहीं आएगी। जैसे शादी करने जाए कोई तो एक लड़की आई, यश जाओ भाग जाओ, दूसरी लड़कियाँ भाग जाओ। अब कहाँ से भी थक के बोलेंगे लड़कियाँ, बोलेंगे अब तो नहीं आओगे आपको। तो हम लोग बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखा। शिव जी का अलग आइडिया, मेरा अलग आइडिया, लेकिन हम जब सब मिल के गाए ना तब उस कन्विंस हो जाए, ठीक है भाई वही रखते हैं, तुम लोग चुप रहो। नहीं, वो तो ऐसी म्यूज़िक है, आज भी लोग सुनते हैं और सर धुनते हैं उस पर। वो तो एल्बम जो है, सिलसिला जो बनाया था आप लोगों ने,
उसमें मेरे तो 2-3 गाने थे, और भी कई 1-2 सॉन्ग राइटर्स के गाने थे उसमें। वो एक बिल्कुल ही एक नई, जैसे ताज़ा हवा का झोंका आया था वैसा था। और वो आज तक लोगों के दिलों में है। वो चाहे नीला आसमान सो गया, ये कहाँ आ गए हम, वो क्या खूबसूरत धुन है वो। और ये देखा है ख्वाब, तो इसलिए 3 गाने मैंने लिखे थे उनके, लेकिन बाकी गाने भी इतने ही खूबसूरत थे। और इमॉर्टल म्यूजिक है वो, मतलब पहली बार में बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर चली गई थी। और मज़ा आता था जब चीज़ पास हो गई तो बोलते जाओ चाय ले आओ, और तो क्या पकौड़े और चाय, मतलब लंच तो खाने को नहीं टाइम मिलता था, चाय पकौड़े तुम खाओ मैं आता हूँ जरा ऊपर से, वो भर जमा के खा के आए हम लोग, चाय पकौड़े पे बैठे रहे। तो एनीवे वो गर्म पकौड़े आज भी पंडित जी का दिल जला रहे हैं। तो दिल पे रखे हुए। लेकिन जावेद साहब ने सच्ची बहुत मेहनत और बड़े प्रेम से, कि पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं कि हम दुनिया का मैप तैयार करने जा रहे हैं। इतना अच्छा लिखा है इन्होंने, स्क्रिप्ट लिखा है, इतना सब कुछ लिखा, लेकिन जो इन्होंने गाने में लिख दिया, गाने गाने में अपनी अंतर की बातें कह डाली, बड़ी फिलोसफिकल। और इतना अच्छा शब्द मैंने किसी से सुना नहीं। मैं माफ़ करिएगा, इनके पापा भी बहुत ही सुंदर, बड़े अच्छे पोइट थे। हम लोग जाकर प्रणाम करते थे उनको, तब हम फिल्म में बजाते थे। आप शायद हम 19वां रास्ते में मेरा घर था, और आप तो थोड़ा सा आगे जाते थे खार में। जी जी। मैं देखता था, सोचे कि देखो। मुझे ऐसा लगता है ये जो गाना है जो मेरे फादर का लिखा हुआ है, उसमें जो संतूर है वो शिव जी का ही है, ए दिले नादा, ए दिले नादा। करेक्ट करेक्ट। तो वो तो क्या है, वो मुझे किसी ने बताया नहीं, वो सुनिए तो मालूम हो जाता है ना कि ये किसका काम है। तो उसमें संतूर उन्हीं का है ना, देखिए। जी पंडित जी, कुछ कह रहे हैं। तो हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग या मैं पूछूं? तो देखिए कितनी बड़ी बात है। जावेद साहब से हम लोग तभी मिले यश जी के घर में, शिव जी, और सब पहली बार लिख रहे हैं और पहली बार हम लोग कंपोज कर रहे हैं। और ऐसे पॉपुलर हो गए गाने कि अभी तक सोचते कि जावेद साहब ने इतना अच्छा लिखा, हमने इतना अच्छा कंपोज किया, लोगों को अच्छा लगा। हम बड़े सहमे हुए से थे। जब रिकॉर्ड आया बाहर, तब थोड़ी सी यश चोपड़ा के घर में थोड़ी सी इज्जत मिली कि क्या चाहिए, कैसे आओगे, गाड़ी चाहिए, कुछ ये चाहिए। बहुत प्यार दिया उन्होंने। आप लोग कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। इन दोनों में मतलब कोई हैरत नहीं है कि इन्होंने पार्टनरशिप में काम किया, या इनके जैसे रिलेशन थे और हैं, वो क्यों हैं। ये इतने बड़े फनकार हैं इन लोग के, चाहे शिव जी हो या हरि जी, आस पास से इनके कहीं एरोगेंस गुजरी नहीं। इसकी मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है। इतनी ह्यूमिलिटी की जरूरत नहीं है, मेरा दूसरों को मालूम भी होना चाहिए हम कौन है, ऐसी क्या बात है। मगर बिल्कुल ये अजीब बात कि एक जरा सा भी इनमें है ही नहीं। मैं कभी स्टेज पे, एक हमारा और प्रोग्राम है जिसमें हम लोग साथ में काम करते हैं, ये दुर्गा जसराज जो पंडित जी की बेटी है, पंडित जसराज की, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आए हैं। अरे दुर्गा जी, आपको इतनी बार मैंने फोन किया, अब नाराज होंगे आप, मान लिया, मगर एक बार फोन ले लिया कीजिए, ऐसी क्या बात है। तो अच्छा, अभी बात करता हूँ मैं आपसे। तो इनका एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है दुर्गा जी का, जिसमें हम सब शामिल हैं। उसका नाम है तिरंगा। इन्होंने बैठ के अपने सामने मुझसे 5 पोएम्स लिखवाई। तो एक है गेरुए पे, एक है सफ़ेद पे, एक है हरे पे, एक है चक्र पे, और एक पोएम जो आखिरी है वो इन सारे रंगों को जोड़ती है। उसमें ना कहीं हमारा देश, ना ये बढ़े चलो, ना ये कि हम देश के लिए कुछ नहीं। सिर्फ ये कि जब आप बसंती सोचते हैं या ऑरेंज सोचते हैं, तो इस देश की संस्कृति में,
इस देश की परंपरा में आपको ऑरेंज कहाँ कहाँ दिखाई देता है, बस उसका जिक्र है एक एक लाइन में। जब हम सफ़ेद सोचते हैं तो हमारे देश में हमें सफ़ेद कहाँ कहाँ दिखता है और किस किस रूप में। जब हम हरा सोचते हैं तो कहाँ दिखाई देता है हमें हरा, कैसे दिखाई देता है, उसके पीछे कहाँ है इस देश की सारी खेती बाड़ी किसान। और जब हम चक्र के बारे में सोचते हैं जो हमारे झंडे में बीच में है, तो क्या ध्यान आता है? कहीं कोई ऐसी डायरेक्ट बात नहीं, नेशनलिज्म का कोई इसमें क्रैश कोर्स नहीं है। जो बंधे टके इस तरह के तरानों के वर्ड हैं उनमें से एक भी नहीं है, लेकिन आपको वो पैगाम मिलता रहता है। तो उसमें हर एक, मैं एक कविता पढ़ता हूँ, उस पर एक मैस्ट्रो जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन म्यूजिकल देता है। तो पंडित जी वाइट पे देते थे, बहुत बहुत सारे प्रोग्राम ने किए। मैं आपको सही कहता हूं, आप कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं। जब ये वाइट बजाते थे या जाकिर जब तबले पे चक्र बजाता था, तो आपको वो वाइट दिखता था या वो चक्र दिखता था? बिना एग्जैजरेशन कह रहा हूं मैं आपसे। मैं कभी कभी सोचता हूं इन लोगों को देख के, जैसे शिव जी को, इन कि इतनी एस्थेटिक्स, इतनी खूबसूरती, इतना हुस्न कहां से इनके अंदर जमा है, जो कम भी नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब आप एक साज बजा रहे हैं या आप एक पोएम लिख